राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ वो वही चल रहा है हमारा निदान पंचक। ठीक है, तो निदान पंचक में हमने संप्राप्ति ज्ञान का महत्व तक कर लिया था। अब हम उपद्रव की बात करते हैं। तो उपद्रव होता क्या है? उपसमीपे द्रवति इति उपद्रव, यानी कि उपद्रव का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्याधि के समीप गमन करे। व्याधि के समीपता का अर्थ होता है उत्पन्न व्याधि से संबंधित होना है। अतः जो व्याधि के उत्पन्न होने पर उसी के संबंध से उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? उपद्रव कहा जाता है। उपद्रव का लक्षण क्या होता है? रोग उत्पादक दोषों के प्रकोप से उत्पन्न अन्य व्याधि को उपद्रव कहते हैं। अर्थात किसी व्याधि को उत्पन्न करने वाले दोषों को यदि शांत ना किया जाए तो निरंतर निदान सेवन से वह अधिक प्रवृत्त होकर, मतलब अगर हम किसी भी व्याधि का इलाज नहीं कराएंगे तो वो हमें और ज़्यादा क्या विकराल रूप में मिलेगी। ठीक है, तो अधिक प्रवृत्त होकर अन्य विकारों को उत्पन्न करती है और उसी के साथ अन्य विकार उत्पन्न हो जाएंगे जो उपद्रव कहलाते। तथा प्रथम व्याधि के शामक उपायों से प्राह वह भी शांत हो जाती है। मतलब अगर हमने जो व्याधि है उसका इलाज करा लिया तो हमारी जो उससे उत्पन्न व्याधियां हैं वो भी शांत हो जाती हैं। व्याधि के उत्पन्न होने के बाद उत्तर काल में अर्थात बाद में जो अतिरिक्त विकारोत्पत्ति होती है उसे उपद्रव कहते हैं। यह उपद्रव विरोधी है। निदान यह मूल व्याधि की चिकित्सा का विरोधी नहीं होता तथा मूल व्याधि की चिकित्सा करने से यह शांत हो जाता है। उपद्रव परतंत्र तथा अनुबंध रूप से उत्पन्न होते हैं। मतलब वो परतंत्र रूप से, मतलब एक व्याधि की वजह से उत्पन्न हुए, स्वतंत्रता उनका अपना लक्षण नहीं है। आचार्य चरक के अनुसार वह रोगी जो किसी अन्य रोगी के उत्तर काल में उत्पन्न हो, मतलब क्या है, जो किसी अन्य रोग के उत्तर काल में उत्पन्न हो। जैसे अभी हमें रोग हुआ, रोग के बाद हमें उसी से रिलेटेड कोई और रोग हो गया तो उसका उपद्रव है वो, उस व्याधि ने हमें दूसरी व्याधि की है तो ये क्या है, उसके आश्रित हो, वह रोग छोटा हो या बड़ा हो, परंतु अन्य रोगों के बाद उत्पन्न होने से क्या है, वो उपद्रव ही कहलाएगा। रोग प्रधान होता है तथा उसका अप्रधानभूत लक्षण या रोग उपद्रव होता है। मतलब उसका जो अप्रधान लक्षण है या अप्रधान भूत है वो क्या होता है? उपद्रव होता है। प्रधान रोग के शांत हो जाने पर अप्रधान उपद्रव भी स्वयं ही शांत हो जाता है। प्रधान रोग द्वारा शरीर के हिल्यास हो जाने के बाद उत्पन्न होने से उपद्रव अधिक उजागर होता है। दुर्बल शरीर में उत्पन्न हुए उपद्रव अवश्य कष्टकर होते हैं, इसलिए बलवान उपद्रवों की बिना विलंब शीघ्र चिकित्सा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? अरिष्ट के लक्षण। तो अरिष्ट के लक्षण देखो, जिन लक्षणों के उत्पन्न हो जाने पर रोगी की मृत्यु का निश्चयात्मक ज्ञान हो उन्हें क्या कहते हैं? अरिष्ट कहते हैं। अरिष्ट क्या होता है? पता है ये लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि रोगी मरने वाला है। जिस प्रकार पुष्प को देखकर उत्पन्न होने वाले भावी फल का ज्ञान हो जाता है उसी प्रकार अरिष्ट क्या है? मृत्यु का सूचक का पूर्व रूप है। संपूर्ण शरीर में व्याप्त वातादि दोष चिकित्सा की समस्त विधा की सीमा से परे, अर्थात जिस प्रकार किसी भी प्रकार की चिकित्सा कार्य ना करे तो जिन लक्षणों को वो उत्पन्न करे उन्हें क्या कहते हैं? अरिष्ट कहते हैं। अरिष्ट निश्चय रूप से मारक होता है। यह ऐसा कोई मृत्यु नहीं होती जिसके पूर्व में अरिष्ट लक्षण उत्पन्न ना होते हो। अर्थात वटाटर, हरिश्चंद्र आदि कपित्त विद्या ने नियत मरण खामन लिंग को अरिष्ट तो स्वीकार करते हैं, साथ ही वे अरिष्ट के दो भेद भी बताते हैं। कौन से? नियत और अनियत। उसके अनुसार कुछ अरिष्ट लक्षण रोगी की शेषायु के कारण देव व्यवसाय चिकित्सा करने से टाले जा सकते हैं। आचार्य सुश्रुत भी अरिष्ट लक्षणों का वर्णन करते हुए स्पष्ट करते हैं कि कुछ अरिष्टों का निवारण रसायन औषधि के सेवन, तप, जप आदि से किया जा सकता है, परंतु कुछ विद्वानों के अनुसार जिस प्रकार नक्षत्र पीड़ा आदि यथोचित काल में विपक्त होते हैं उसी प्रकार अरिष्ट लक्षण भी विपक्व काल में मारक होते हैं। आचार्य चरक ने इसके लिए क्या मत दिया है? आचार्य चरक हमारे कहते हैं कि कदापि सहमत नहीं है। आचार्य कदापि सहमत नहीं है। उनके अनुसार अल्पमति चिकित्सा अपनी बुद्धि के अपराध से ऐसे लक्षणों को जो वस्तुतः अरिष्ट नहीं है किंतु अरिष्ट के सदृश उनको सच्चा अरिष्ट समझ लेते हैं, यह उनका मिथ्या ज्ञान है तथा प्रज्ञा अपराध है। इसी प्रकार सचमुच का अरिष्ट होने पर भी ज्ञान न होने पाने को क्या कहते हैं? प्रज्ञा अपराध कहते हैं। जिस मनुष्य के शरीर और मन की स्वाभाविक प्रकृति हो, जो शील, आचार, गुण, कर्म
उपक्रम होते हैं उनमें यदि बिना किसी कारण ही कुछ विकृति उत्पन्न हो जाए तो वो अरिष्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उनका कहना क्या है कि जो भी मनुष्य है उसके शरीर या मन में जो स्वाभाविक प्रकृति के अनुरूप आ जाए, ठीक है, तो क्या है वो है अरिष्ट लक्षण माना। किसी मनुष्य के रूप, इंद्रिय, स्वर, छाया, प्रतिछाया, स्वभाव और क्रिया आदि में आवरण की विकृति हो तो उन्होंने क्या माना है, अरिष्ट माना है। ठीक है, उपद्रव और अरिष्ट में क्या अंतर है? उपद्रव जो है प्रधान मूल व्याधि के उत्पन्न होने के पश्चात उत्पन्न होता है। परतंत्र व्याधि उपद्रव है। उपद्रव क्या होता है? किसी भी व्याधि के बाद उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जो एक परतंत्र व्याधियाँ ही हैं या परतंत्र कुछ भी मान लो, परतंत्र स्वभाव है उनका। परंतु अरिष्ट क्या है? अरिष्ट जो है वो मृत्यु सूचक होता है, निश्चित रूप से मृत्यु का ही लक्षण होता है। उपद्रव क्या है? उपक्रम आदि विरोध है। ठीक है, और वो क्या है? अरिष्ट अनुपक्रम है। ठीक है, उपद्रव क्या है? प्राह रोग की चिकित्सा करने पर ये साध्य हो जाता है, बलयुक्त होने पर कृतसात हो जाता है और प्रतीक्षा है। लेकिन जो अरिष्ट है वो हमारा कैसा है? असाध्य है, रोगी को निश्चित ही मृत्यु आ जाती है। ठीक है, व्याधि की साध्यता असाध्यता पे अगर हम विचार करें तो व्याधि कितने प्रकार की बताई गई है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? साध्य और असाध्य। साध्य में क्या है? जो सुख साध्य है और कृतसाध्य है। अनुसाध्य क्या होते? वो असाध्य क्या होते हैं? याप होते हैं, प्रत्याग होते हैं। सुख साध्य को अब इसमें 3 लेवल में बांट दिया गया। क्या? अल्प उपचार, मध्य और क्या है? उत्कृष्ट उपचार। ठीक है, ऐसी कृष्ट को भी बना दिया गया, अल्प, मध्य और उत्कृष्ट। ठीक है, तो अब सुख साध्य क्या है? साध्य क्या रोग क्या होते हैं? जो आसानी से ठीक हो सकते हैं। ठीक है, तो जिस रोगी के हेतु पूर्व रूप और रूप अल्प हो। सुख साध्य क्या हुआ? रस, रक्तादि दोष के समान गुण वाले हो। रोगोत्पादक दोष व रोगी की प्रकृति समान ना हो। रोग उत्पादक दोष को और रोग उत्पादक काल समान गुण वाले ना हो। देश दुष्चिकित्सकीय ना हो। रोग एक मार्गी हो। रोग नवीन व उपद्रव रहित हो। एक दोष से उत्पन्न रोग। बलवान रोगी चिकित्सा के चतुष्पाद स्वगुणों से युक्त होता है। कृत साध्य क्या होता है? जो मध्यम बल के होते हैं, पूर्व रूप एवं रूप होते हैं। ठीक है, उसके बाद काल, प्रकृति और दूष्य में से किसी एक के सामान्यतः रोग उत्पादक दोष होते हैं। रोग गर्भिणी, बालक या वृद्ध हो। अत्यधिक उपद्रव उत्पन्न ना हुए हो। शस्त्रचार या अग्निकर्म से साध्य हो। जीर्ण हो। कृच्छ देश यानी कि मर्म स्थानों में उत्पन्न रोग शाखा, कोष्ठ या मर्म संधि में से किसी एक मार्ग में स्थित हो। चिकित्सक के चतुष्पाद गुण उपलब्ध ना हो। रोग अधिक पुराना ना हो और 2 मार्गों में आश्रित हो तथा द्विदोषज हो। याप क्या होते हैं? आयु के शेष होने से पथ्य आहार विहार के सेवन से थोड़ा अच्छा होकर पुनः अल्प हेतु सेवन से जो रोग उग्र रूप धारण कर लें। गंभीर धातुगत रोग, बहुत धातुओं में स्थित रोगों को मर्म व संधि में आश्रित हो जाए। नित्य ही जिस रोग का वेग आता हो, जो रोग द्विदंजस हो तथा दीर्घ काल में से चला आ रहा हो। प्रत्याख्य क्या है? गंभीर धातुगत रोग जो अनेक धातुओं में आश्रित हो। त्रिदोषज हो, जो रोग चिकित्सा की सीमा लांघ गया हो अर्थात किसी भी चिकित्सक से शांत ना हो। सभी मार्गों में व्याप्त हो, उत्साकत हो, अर्थी हो, सम्मोह उत्पन्न करने वाला रोग हो, इंद्रियों की शांति को नष्ट करने वाला हो, दुर्बल रोग हो और अति वृद्ध रोग जिनमें अरिष्ट लक्षण उत्पन्न हो गए हो। रोग की साध्यता असाध्यता का अच्छी प्रकार से परीक्षण करके हमें क्या बताना चाहिए? बुद्धिमान चिकित्सक को साध्य रोगों की चिकित्सा में प्रवृत्त होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ क्या खत्म हो गया? निदान पंचक आज खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। ठीक है, आपकी के लिए चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।